मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, कल एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ। मित्रों, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद एक अचानक दौरे पर भारत पहुंचे। आमतौर पर जब किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष का दौरा जब होता है तो उसकी तैयारी कई महीनों पहले से की जाती है, लेकिन इस दौरे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगभग 24 घंटे पहले भारत सरकार की तरफ से यह कहा गया कि यूएई के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं, यानी सिर्फ एक दिन के नोटिस पर दौरा हुआ है ये। अब ये दौरा भी सिर्फ 2 से 3 घंटे का हुआ, यानी कि बस वो भारत आए और 1.5-2 घंटे वहां पे साथ रहे और इसके बाद वो चले गए। इसका मतलब कि इतना संक्षिप्त दौरा हुआ, मात्र 2-2.5 घंटे के समय में सब कुछ हो गया। इसका मतलब कि ये एक बहुत ही ऐसी महत्वपूर्ण कुछ डील हुई है जिसमें कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में साइन होना जरूरी था। यानी फोन पर बात करने से काम नहीं चलता, साइन जरूरी था, इसीलिए उनको यहां पर आना पड़ा। अब ऐसे में हर कोई सवाल ये पूछ रहा है कि आखिर भाई इतने छोटे दौरे में हुआ क्या और अचानक ये दौरा क्यों हुआ। और एक ऐसा इस्लामी दुनिया है, जो मिडिल ईस्ट की दुनिया है, वहां पर एक यूएई का जो राष्ट्रपति है उसे अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए सीधे भारत आया। आमतौर पर जब यूएई के राष्ट्रपति दौरा करते हैं तो वो पाकिस्तान भी जाते हैं, लेकिन इस बार वो पाकिस्तान नहीं गए। तो ये जो दौरा है, इस दौरे के पीछे की वजह क्या है? ये जो वजह है ये आपको ये दिखाती है कि भारत का जो कद है वो किस तरह से पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रहा है। न सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मातम और उसके लिए पूरी तरह से एक मनोबल तोड़ने वाला विषय बन चुका है। अब मित्रों, जरा समझिए कि आखिर ये दौरा क्यों हुआ और क्यों अचानक मजबूर हो गए शेख मोहम्मद बिन जायद भारत का दौरा करने के लिए। दरअसल इसकी जो सीधी सीधी मुख्य बात है वो है युद्ध और अस्तित्व को बचाने की चुनौती। यानी जो शेख मोहम्मद बिन जायद हैं, जो यूएई है, वो सीधे सीधे भारत के साथ में कई बड़े रणनीतिक और कई बड़े सामरिक समझौते कर चुका है और इसकी घोषणा भी इसके बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की गई है। मुख्य तौर पर बात यह है कि दरअसल आपको याद होगा कि अभी यमन की जो जंग है, यमन की जंग को लेकर के किस तरह से सऊदी अरब और यूएई के बीच में एक तनाव पैदा हो गया, जिसमें कि सऊदी अरब ने सीधे यूएई के एक शिप पर सीधा हमला करके उस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद फिर यूएई और सऊदी अरब के बीच तनाव जो चरम पर पहुंच गया। अब ऐसे दौर में यूएई को यह पता है कि अगर कोई खाड़ी देशों में युद्ध होता है या अगर सऊदी अरब से कोई तनाव होता है, तनातनी होती है, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो ज्यादा क्लोज हैं अमेरिका के, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ऐसी स्थिति में यूएई का साथ ना देकर के अमेरिका जो है वो सऊदी अरब का साथ देगा। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक देश की बात है, कई ऐसे देश हैं जहां से सीधी एक टसल जो है वो यूएई की शुरू हो चुकी है। इसमें कतर भी एक प्रमुख देश है, क्योंकि कतर जो है वो लगातार अपने अल जजीरा मीडिया के माध्यम से यूएई के अंदर अशांति फैलाने की और तख्ता पलट करने की कोशिशें लगातार करता रहता है। इसके अलावा जो ईरान है, तो ईरान के अंदर भी अगर देखें तो इराक में भी देखें तो वहां पे जो उनके शिया लड़ाके हैं, जिन्हें कि हिजबुल्लाह कहा जाता है, कताइब हिजबुल्लाह, तो उनसे भी थ्रेट जो है वो मिलती रहती है हमेशा शेख मोहम्मद बिन जायद को, उनको यूएई के सरकार को, कि हम तुमको पलट देंगे, तुम्हारे यहां तख्ता पलट करवा देंगे। ईरान से भी उनके संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं बताए जाते। इसके अलावा अभी सूडान में भी उनको एक चुनौती झेलनी पड़ रही है अफ्रीका महाद्वीप में, क्योंकि सूडान की सरकार यह आरोप लगा रही है
यूएई पर कि दरअसल ये हमारी सरकार के खिलाफ लड़ रहे एक चरमपंथी संगठन को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं। इसके अलावा अभी जो सोमालिया और सोमालीलैंड का मसला है, वहां पर भी सोमालीलैंड के साथ खड़े हुए हैं और सोमालिया की जो मुख्य सरकार है उससे अपने आप को अलग कर लिया है यूएई ने। और दूसरी तरफ जो सऊदी अरब वगैरह है वो आज भी सोमालिया के साथ है, सोमालीलैंड के साथ नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो क्लियर तौर पर जो मिडिल ईस्ट है वो दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें यूएई को यह लग रहा है कि उसकी सुरक्षा की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं कर सकता अमेरिका, और अगर वो अमेरिका अगर उसको सुरक्षा जरूरतें देगा तो फिर सऊदी अरब को क्या मुंह दिखाएगा। यही वजह है कि अब वो इस बात को समझ चुका है कि अगर अब कोई ऐसा हमारे साथ देश है जिससे कि हम बहुत अच्छे, सस्ते और शानदार हथियार खरीद सकते हैं तो वो कौन है। उन्होंने कहा कि वो भारत है। तो अभी आप भी सोचेंगे कि यूएई एक मुस्लिम देश है तो क्या भारत के हथियारों की तकनीकी चोरी कर सकता है क्या। इस विषय में अलग से मैं सबसे आखिर में वीडियो की बात करूंगा। सबसे पहले हमारी जो बात होगी इस पर होगी कि आखिर क्या क्या वेपन्स जो है वो यूएई अब भारत से लेने जा रहा है। सबसे पहले तो जो यूएई है वो भारत से आकाश एयर डिफेंस लेने जा रहा है। मित्रों, आकाश एयर डिफेंस ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना जलवा दिखाया था, सब लोगों ने बहुत प्रशंसा करी पूरी तकनीक की हमारी। और आकाश एयर डिफेंस के अलावा जो यूएई है वो पिनाका रॉकेट लॉन्चर, यानी जो हमारा पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पूरा है उसको लेने जा रहा है। ये जो हमारा रॉकेट सिस्टम है ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट जो है वो मार सकता है। तो इसको भी अब यूएई अपने यहां पर खरीदने जा रहा है। इसके अलावा आकाश पिनाका आकाश और पिनाका के अलावा यूएई भारत से ब्रह्मोस भी खरीदने जा रहा है। अब आप सोचिए कि ब्रह्मोस तो ऐसा हथियार है, ऐसी मिसाइल है भारत की जिससे कि पाकिस्तान भी घबराता है। आप जानते हैं पाकिस्तान के पास किस तरह से ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान की जो मस्जिदें थी वहां पर एकदम जबरदस्त टारगेट के साथ पूरे गुंबद को उड़ा दिया था और सीधे मस्जिद के सेंटर में जाकर छेद किए थे। तो उसकी जो ये तकनीक है उस तकनीक को शायद यूएई ने भी देखा, उनको लगा कि भाई पाकिस्तान का तो पूरा बाजा बजा दिया गया। तो ब्रह्मोस मिसाइलें भी अब भारत से लेने जा रहा है। इसके अलावा LAC तेजस जो भारत का लड़ाकू विमान है उस पर भी बातचीत चल रही है। लेकिन अभी आप जानते हैं पिछले साल जो दुबई में एयर शो हुआ वहां पे हमारा एक तेजस विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो हो सकता है कि इस पर डील ना हो पाए, पर बाकी चीजों पर हमारी डील जो है वो फाइनल हो चुकी है और ये हथियार लेगा। तो बात ये हुई है कि जो यूएई है और भारत है ये दोनों मिल करके अपना जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको $200 बिलियन तक करने जा रहे हैं। अब जब ये सब हो रहा है तो पाकिस्तान में पूरा मातम इस वक्त मचा हुआ है। पाकिस्तान में मातम इसलिए मचा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ये प्लान कर रहा था कि हम एक इस्लामिक नेटो बनाएंगे जिसमें कि सभी मिडिल ईस्ट के देश शामिल होंगे। अभी उसने धीरे धीरे करके सऊदी अरब को, तुर्की को अपने साथ जोड़ लिया था और इनके साथ फिर डिफेंस पैक्ट किया था कि भाई अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो आप हमारा मदद कीजिएगा, अगर आप पे हमला होगा तो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये जो इस्लामिक नेटो बनाने का धीरे धीरे सब कुछ शामिल कर रहा था पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हालांकि उसका सपना तो बहुत पुराना ही है, लेकिन सिंदूर के बाद जिस तरह उसकी पिटाई लगी उसको लगा कि अब कोई विकल्प नहीं है, हमको इस्लामिक नेटो बनाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद ज्यादा तेजी से काम शुरू हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान की इस मुहिम को इसलिए बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि अब तक पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ पाकिस्तान कहता था कि हमारे पास परमाणु ऊर्जा को जो है परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है, इस तरह से बात करता था। लेकिन अब जो है एक परमाणु ऊर्जा का समझौता भी वो यूएई के साथ में भारत कर रहा है। तो पाकिस्तान में इसलिए मातम का माहौल है क्योंकि पाकिस्तान की जो अखबार है, वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये लिख रहे हैं कि हमारा एक जो बिरादरान भाई है यूएई, जो कि हमारा हम बिरादर है, हम मजहब है, वो जाकर के हनूद के साथ यानी हिंदुओं के साथ जाकर के उसने पूरा अपना समझौता कर लिया और ना सिर्फ समझौता किया बल्कि रणनीतिक रूप से पूरी तरह उनके साथ जुड़ गया।
अब ऐसी स्थिति में समझने की बात क्या है कि किस तरह से यूएई पूरी तरह से अब भारत पर निर्भर हो जाएगा, क्योंकि जब भारत उसको अपने हथियार देगा तो भारत उसको सॉफ्टवेयर भी देगा, सॉफ्टवेयर अपडेट भी देगा, कल पुर्जे भी देगा, मिसाइलें भी देगा। इसके अलावा अगर कोई भी तकनीकी समस्या आती है तो उसकी पूरी मदद भी करेगा। और चूंकि वो भारत को पैसा दे चुका है तो ऐसी स्थिति में भारत के ऊपर उसकी निर्भरता हो जाएगी। तो इसका असर यह होगा कि जो कश्मीर जैसे मुद्दे हैं, कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान को बड़ी एक झटका लग सकता है और हो सकता है कि वो उस पर यूएई से वो सपोर्ट ना मिले जो कि पाकिस्तान चाहता है कश्मीर जैसे मुद्दों पर। और अगर किसी के मन में यह सवाल है कि क्या कोई इस्लामी देश इस तरह हमारे हथियारों की तकनीक को चोरी कर सकता है, तो इसकी भी गुंजाइश ना के बराबर होती है। हमारे जो देश के वैज्ञानिक हैं वो इतने कमजोर नहीं है। देखिए, इसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं हथियारों में। जैसे एक होता है ब्लैक बॉक्स और दूसरा होता है सोर्स कोड। तो ये दोनों चीजें जो है ये भारत के हाथ में हमेशा रहती हैं। इनका हमेशा भारत जो है इनका एक्सेस रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी छेड़खानी करता है उसमें, यानी सोर्स कोड को तोड़ने की कोशिश करता है, कोई छेड़खानी अगर होती है तो फिर सीधे सीधे भारत जो है, तो फिर सीधे सीधे अगर कोई सोर्स कोड तोड़ता है, कुछ होता है, तो जो अंदर पूरा सिस्टम है ना वो अपने आप पूरा जल जाएगा। यानी आप उसको खोलेंगे भी तो वहां कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ जला हुआ मिलेगा। ऐसी तकनीक जो है इसमें करी जाती है। इसके अलावा एक किल स्विच बटन भी होता है। अगर भारत चाहेगा तो ये जो सारा मिसाइलें इनकी हैं ये कबाड़ बन जाएंगी, ये किसी काम नहीं आएंगी अगर भारत ने किल स्विच बटन दबा दिया, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर सारे के सारे होते हैं वो इसमें भारत से ही नियंत्रित किए जाते हैं। तो इसीलिए किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इससे हमारा फायदा होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कभी भी कोई भी देश जो है जब दूसरे देश को हथियार देता है तो कभी पूरा फुल वर्जन नहीं देता है, एक कम वर्जन करके देता है, तो ताकि उसके लिए कोई दिक्कत कभी भविष्य में खड़ी ना हो। अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि देखिए भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो किस तरह से बूम कर रही है। वियतनाम, गुयाना, म्यांमार, नेपाल, इन सभी जगहों पर हमारे हथियार जा रहे हैं। आर्मेनिया, इन सभी जगहों पर। आर्मेनिया ने तो हमारा आकाश भी लिया है, पिनाका भी लिया है, और वियतनाम ने हमसे ब्रह्मोस भी लिया है। तो कुल मिलाकर के हमारी डिफेंस इंडस्ट्री बूम कर रही है और हमारा कद जो है वो बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिए अच्छी बात है। नमस्कार।